गुड मॉर्निंग लोकेश यादव जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। आज हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोगों ने जो प्रीवियस जो क्लास हमने ली है वो हमने बात किया था अपने यूरोपियों का भारत आगमन, जिसमें हमने पोर्तुगीज देख लिया, डच देख लिया, ठीक है, ब्रिटिश देखा, फ्रेंच देखा। तो यूरोपियों का भारत आगमन कैसे हुआ, क्या परिस्थिति थी जिसके कारण भारत हुआ है, और भारत आगमन के बाद ये जो यूरोपीय अपने आप को अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अब अपने आप को यहाँ पर स्थायी करना चाह रहे हैं। तो वो अपने चीजें देखिए कि किस तरीके से ये अपना विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। तो उसका हम लोगों ने सबसे पहले देखे कर्नाटक वॉर, हमने कर्नाटक युद्ध देखे, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने अपने आप को मजबूत कर रहे थे। उसके अंदर सबसे पहले क्या देखा, कर्नाटक। और इस कर्नाटक के अंदर हमने देखा कि जो ब्रिटिश है और जो फ्रेंच है, ब्रिटिश और फ्रांस, ये दोनों ही अपने आप को भारत में मजबूत करना चाह रहे हैं, दोनों ही अपने पैर जमाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिए। चलिए, हाँ, तो हमने देखा कि जो ब्रिटिश है और फ्रेंच है, ये दोनों ही अपने आप को भारत के क्षेत्रों में मजबूत करना चाह रहे हैं। तो इस रण में इसका सबसे पहले ये लोग आपस में झगड़ पड़े। तो यहाँ पर कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध होते हैं, 3 वॉर ऑफ कर्नाटक होते हैं, ठीक है। और इन तीनों युद्धों में पहले युद्ध में फ्रांस की स्थिति मजबूत रही, दूसरे में आधे फेज में फ्रांस की, बाद में ब्रिटिश, और थर्ड में ब्रिटिश पूरी तरीके से ब्रिटिश फ्रेंच को बाहर कर देते हैं। भारत की जो राजनीति है, भारत में जो इनकी जो आर्थिक समझता है, इसलिए लोग फ्रेंच को बाहर कर देते हैं, ठीक है। इसी दौरान कर्नाटक वॉर हो गया। तो कर्नाटक में तो देखें, कर्नाटक के क्षेत्र में तो ब्रिटिश अपने आप मजबूत कर लिए। लेकिन अब इसी दौरान भारत में जो बंगाल है, मैसूर का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, या उसमें दिल्ली हम देखें, है ना, यहाँ मराठे देखें, तो ये जो क्षेत्र है ये भी लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो अब जो ब्रिटिश है, अब ये इन क्षेत्रों पर भी अपना डोमिनेंस स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कर्नाटक में तो इन लोगों ने सफलतापूर्वक अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, फ्रेंच को बाहर करके। जो लोग आ गए यहाँ पर, जो भी आर्थिक फायदे हैं ये प्राप्त करने लगे, जो भी पॉलिटिकल डोमिनेंस है इन्हें स्थापित कर लिया। लेकिन अब बाकी जो क्षेत्र है वो भी मजबूत हो रहे हैं, और वो अब ब्रिटिश को चुनौती दे सकते हैं। तो इसलिए अब ये लोग क्या करेंगे कि एक एक करके इन सभी क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह हम देखें कि सबसे पहले ब्रिटिश ने बंगाल के क्षेत्र को कंट्रोल करने का प्रयास किया। सबसे पहले क्या करना है, बंगाल के क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित किए। 2 युद्ध हम देखेंगे बंगाल के क्षेत्र में, प्लासी और बक्सर। एक सेकंड, मैसेज किसी का आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बंगाल में जब युद्ध होंगे तो 2 युद्धों की बात करेंगे, प्लासी और बक्सर। बक्सर युद्ध के बाद जो
बंगाल का क्षेत्र है, इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल स्थापित हो जाएगा। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों पर ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मैसूर के क्षेत्र में हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के शासन में जो मैसूर है ये भी लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार शक्तिशाली हो रहा है। तो अब ब्रिटिश को ये लगा कि ये मैसूर कहीं हमको चुनौती देने के लिए कैपेबल ना हो जाए, कहीं हमें चुनौती ना देने लग जाए। तो बंगाल का दूसरा अभियान स्टार्ट करेंगे मैसूर के क्षेत्र में, और मैसूर में 4 युद्ध लड़ेंगे और मैसूर पर भी कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये फिर देखेंगे मराठों की तरफ, क्योंकि मराठा, अब मराठे ही एक ऐसी शक्ति बचे हैं भारत में जो कि ब्रिटिश को चुनौती दे सकते थे, है ना। तो अब भारत में इस समय 2 ही शक्तियां ऐसी थी जो कि मुगल शासकों के बाद अब भारत के शासक बन सकती थी, एक तो ब्रिटिश थे और दूसरे मराठा थे। यूरोपियों में ब्रिटिश से बचे थे, क्योंकि जो ब्रिटिश है उन्होंने धीरे धीरे पुर्तगाली, फिर डच और फिर फ्रेंच, इन सभी को भारत की राजनीति से बाहर कर दिया। तो यूरोपीय में बचे केवल ब्रिटिश, और भारतीय अगर शासकों में हम देखें तो केवल एक मराठा ही एक ऐसे थे जो कि भारत की राजनीति को स्थापित कर सकते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसी क्रम में जो ब्रिटिश है वो मराठों को भी भारत की राजनीति से बाहर करेंगे। फिर उन जहां आकर्षित करेंगे वो पंजाब की ओर, और 2 पंजाब में एंग्लो सिख वॉर होंगे, उसमें पंजाब के क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित करेंगे। और अंत में फिर 1857 से ये बहादुर शाह जफर को भी भारत की राजनीति से बाहर कर देंगे, और जो मुगल शासक है उनका क्षेत्र भी ब्रिटिश के पास चला जाएगा, और अब ब्रिटिश पूरी तरीके से भारत के वास्तविक स्वामी के रूप में सामने आ जाएंगे। ठीक, तो हमें इन्हीं सभी चीजों का, हमें जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो रहा है, इसी एक्सपेंशन की हमें बातें करनी है। ठीक, हम लोग सबसे पहले अपनी बात स्टार्ट करते हैं बंगाल से, कि बंगाल में उस समय क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है और किस तरह से ब्रिटिश ने बंगाल के क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। टॉपिक बंगाल। बंगाल से मैसेज कौन कर रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है सर, भाई हटा दूंगा तो और नहीं आएगी। आइए, जब हम बंगाल की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर सभी की नजर थी, और जो ब्रिटिश है वो इस बंगाल को बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र मान रहे थे। तो अगर देखते हैं हम लोग तो बंगाल ब्रिटिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अब इसका कारण बताऊंगा मैं कि क्यों अभी तक इतना इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। पहला पॉइंट, बंगाल ब्रिटिश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है, कारण 2 कारण देंगे, एक इसका आर्थिक कारण और दूसरा इसका भौगोलिक कारण। बंगाल के महत्वपूर्ण होने के 2 कारण, एक आर्थिक कारण और दूसरा भौगोलिक कारण। आर्थिक कारण अगर हम देखें तो बंगाल कृषि के हम क्षेत्र से देखें तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरत पड़ता का क्षेत्र है, ठीक है, नदियों के दोआब का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो कृषि है वो भी बहुत बढ़िया हो रही है, तो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा हम देखें तो यहाँ पर संसाधन जो मिनरल रिसोर्सेज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीगंज वगैरह अगर हम देखें तो अपने कोल माइंस के लिए फेमस है। तो कृषि हो गया, हम देखें संसाधन हो गया, ठीक। तीसरा व्यापार, व्यापार में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बंगाल है वो आर्थिक क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण, कृषि, संसाधन और व्यापार, और ब्रिटिश को चाहिए क्या, यही तीनों चीजें, है ना। आर्थिक दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, इसी वजह से सभी जो यूरोपीय जो भी है उनकी नजर बंगाल पर ही पड़ी। तो कृषि हो जाए, चाहे मिनरल हो या फिर व्यापार हो। अच्छा, व्यापार में अगर हम देखें तो बंगाल एक कोस्टल स्टेट है और उसके साथ सी रूट से होकर के ट्रेड हो रहा है और एंशिएंट पीरियड से ही। तो ये 3 ऐसे कारण थे जिसके कारण जो कि आर्थिक कारण रहा है और बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश की नजर पड़ी। अब हम देखें भौगोलिक कारण, तो भौगोलिक कारण देखें तो बंगाल पर जिस भी व्यक्ति का कंट्रोल स्थापित होगा वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, है ना, यहाँ तक कि म्यांमार के क्षेत्रों में, ठीक, अम्बोयाना के क्षेत्रों में, इंडोनेशिया तक, यहाँ तक ये अपनी लीग बना सकता है, और पूरा जो बंगाल का खाड़ी है उस बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है, अपना डोमिनेंस कर सकता है। तो भौगोलिक दृष्टि से भी बंगाल बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक।
इसलिए क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी बंगाल में बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ बंगाल से बिहार और उड़ीसा भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो और ये बिहार और उड़ीसा दोनों एग्रीकल्चर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा अपने मिनरल रिसोर्सेज के लिए भी महत्वपूर्ण है, संसाधनों के लिए, और बिहार अगर हम देखें तो अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बंगाल में बैठकर नॉर्थ ईस्ट, साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा, इन सभी स्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, इस पे जो है कोस्टल लाइन लगी हुई है, तो इससे बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उस पर भी बीच बनाई जा सकती है, और उससे बंगाल की खाड़ी से होकर के ट्रेड हो रहा है। तो इसकी जो हवाले की स्थिति है ये बहुत महत्वपूर्ण रही, और इसकी वजह से भी बंगाल की ओर इनका ध्यान आकर्षित होता है। चलिए, ये तो रहा कारण, इसकी हमने बात कर ली कि आखिरकार किस वजह से ब्रिटिश की नजर बंगाल में पड़ी और बंगाल पर सभी अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। अब हम आते हैं कि बंगाल के कौन कौन से शासक रहे और क्या क्या उनके उपलब्धियां रही, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। वही डालिए, बंगाल के प्रमुख शासक, बंगाल के प्रमुख शासक। देखिए, 1717 ईस्वी के पहले तक तो बंगाल पूरी तरीके से मुगल एम्पायर के ही अंडर में था, है ना। मुगल एम्पायर का ये एक स्टेट हुआ करता है, उसका प्रोविंस था। 1717 में मुगल शासक फर्रुखिया, 1717 में मुगल शासक फर्रुखिया क्या कहता है कि अपना एक सूबेदार जिसका नाम मुर्शीद कुली था, 1717 में मुगल शासक फर्रुखिया अपने सूबेदार मुर्शीद कुली खान को अपने सूबे बंगाल में अपॉइंट करता है। बंगाल क्या है? बंगाल इस समय फर्रुखिया मुगल शासन के अंतर्गत एक सूबा था, एक प्रांत था। तो ये मुर्शीद कुली खान को सूबेदार अपॉइंट करता है कहाँ? बंगाल में। 17 में फर्रुखिया बंगाल का सूबेदार अपॉइंट करता है मुर्शीद कुली खान को। लेकिन मुर्शीद कुली खान जब 1717 में बंगाल पहुंचता है तो ये अपने आप को वहां का नवाब घोषित कर देता है। मुर्शीद कुली खान क्या करेगा? मुर्शीद कुली खान बंगाल का खुद को नवाब घोषित कर देगा। ठीक है, अपने आप को उसने बंगाल का नवाब तो घोषित कर दिया, लेकिन अभी इसने अपने आप को मुगल एम्पायर से स्वतंत्र घोषित नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुगल एम्पायर के अधीन नहीं हूं, मैं मुगल एम्पायर के अलग से शासन करूंगा, यानी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करूंगा। ठीक है, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं करा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा अलीवर्दी खान, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मुर्शीद कुली खान ने अपने आप को नवाब तो घोषित किया, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र नहीं घोषित किया। ये मुगल एम्पायर के ही अधीन रह करके ही एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, शासन चला रहा है। और इसके लिए इसने क्या किया? इसके लिए इसने मुगल शासक को मुगल शासक को प्रतिवर्ष कर भेजना था। प्रतिवर्ष कर यानी टैक्स। ठीक है, तो अब भाई जो टैक्स भेज रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब क्या है कि मुगल एम्पायर को ये अभी अपने आप से सुप्रीम मानता है ना, उसके ही अंडर में रह करके ही कार्य कर रहा है, तभी तो उसको टैक्स भेज रहा है। और अगर उसको टैक्स भेजना बंद कर देगा, यानी कि उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो मुस्लिम कुली का क्या कर रहा है? अब अपने आप से नवाब घोषित किया, और मुगल शासक को ये प्रतिवर्ष कर भेज रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई 1717 की घटना। 1719 में 1719 में मुगल शासक ने मुर्शीद कुली खान को, जो नवाब है, इसको ही उड़ीसा की भी दीवानगी दी। उड़ीसा का सूबेदार बना दिया, उड़ीसा का भी सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो अभी 1717 में तो बंगाल का बनाया था, लेकिन 1719 में इसने उड़ीसा की भी सूबेदारी दे दी, उड़ीसा का सूबेदार बना दिया। यानी कि अब मुर्शीद कुली खान के कंट्रोल में बंगाल का क्षेत्र तो है ही, साथ साथ उड़ीसा भी क्षेत्र है। और इसके बाद में मुर्शीद कुली खान क्या करेगा कि मुगल शासक को प्रतिवर्ष टैक्स देता रहेगा। ठीक है, अब मुस्लिम कुली का जब नवाब बन गया तो इसने सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले इसने देखा कि बंगाल को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, आर्थिक रूप से किस तरीके से सुदृढ़ करें। इसके मैं फोन को जरा टिल्ट करता हूँ, घुमाता हूँ, तो इससे पूरा बोर्ड दिखने लगेगा ना। ये सही है मेरे ख्याल से डायरेक्शन। ये अब दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ, ठीक है, अब ठीक है।
1719 में मुर्शीद कुली था, तो उड़ीसा की भी सूबेदारी प्राप्त हो जाएगी। और मुर्शीद कुली का अब अपने जो क्षेत्र है, बंगाल है, उड़ीसा है, इसका इसका आर्थिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा। और इस तरह क्या करेगा कि जो भी जागीर भूमि है, जागीर भूमि मतलब पहले ये नगद सैलरी देने का सिस्टम नहीं था, जो भी अधिकारी थे, है ना, या फिर जो भी सैनिक वगैरह थे, उनको जो शासक होता था वो जागीर दे देता था, यानी कोई एक जमीन का टुकड़ा दे दिया और कहते थे इस पे अब आप जो भी टैक्स का कलेक्शन हो रहा है ये आप स्वयं रखिए अपने पास। तो ये होती थी जागीर लैंड। तो मुस्लिम को लिखा क्या है कि सभी जागीर भूमियों को, जो कि अधिकारियों को जागीर दे दी गई थी, एक जागीर भूमियों को सरकारी जमीन में कन्वर्ट किया। जिनको भी जागीर में जमीनें दी गई थी उनसे जमीन वापस ली गई और जागीर भूमियों को सरकारी भूमियों में कन्वर्ट किया। और सरकारी भूमियों को हम कहते हैं खालसा भूमि। सरकारी भूमियों को क्या कहते हैं? खालसा भूमि। ठीक है, तो मुस्लिम खलीफा ने जागीर भूमियों को खालसा भूमि में कन्वर्ट किया। तो जब खालसा भूमि में कन्वर्ट किया तो इससे क्या हुआ कि जो जमीन है वो तो क्षेत्र, वो अब राज्य के अंतर्गत ज्यादा जमीन आ जाएगी, ज्यादा जमीन आ जाएगी, तो इस जमीन का पट्टा दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ इजारा व्यवस्था भी लाई जाएगी। इजारा व्यवस्था का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा ऊंचा लगान लगाएगा या ऊंची बोली लगाएगा, तो उस ऊंची बोली बोलने वाले को लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाएगा। 1 मिनट और होल्ड कीजिए बस। यस, आवाज रुक रुक कर आ रही है सर, ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। एक सेकंड। पहले ये बताओ विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं? विजिबिलिटी का बताओ पहले, एक एक समस्या सॉल्व करते हैं। ओके, अब आवाज के बारे में बात करते हैं। यार मैं अगर ये माइक हटा दूंगा तो फिर आवाज और ज्यादा गूंजेगी, आती है। और अगर मैं ईयरफोन लगाऊंगा तो फिर वो मेरा दायरा सीमित हो जाएगा, इससे ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा। बस इसको देखो, अब आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है सर? ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी डिस्टरबेंस होती है इसमें, बार बार आवाज चली जा रही है। ओके, तो कहाँ पर था मैं? हाँ, तो मुर्शीद कुली खान ने क्या किया कि जो भी जागीर भूमियां थी, उन जागीर भूमियों को खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। और खालसा जो भूमियां थी, खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि, और इन सरकारी भूमियों को इसने लोगों को पट्टे पर देना चालू किया। और साथ ही साथ जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको उस जमीन पर टैक्स वसूल करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, यानी कि जमीन पर लगान वसूल करने का अधिकार लेने के लिए बोलियां लगने लग गई।
ठीक है, और सबसे ऊंची बोली लगाने वाला क्या करेगा, उस जमीन से टैक्स वसूल करेगा। ठीक, तो अब इससे क्या होगा, मतलब इसी जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को कहा गया इजारा व्यवस्था। यहाँ पर ध्यान देना है, इसने क्या किया, इसने इजारा व्यवस्था, इसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। इजारा व्यवस्था मतलब है ऊंची बोली लगाने वाला टैक्स वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर देगा। ठीक है, चलिए साथ ही साथ इसने काम और किया। अब क्योंकि ये अपने बंगाल का आर्थिक रूप से डेवलपमेंट कर रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है इसको, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए कृषि में इसको सुधार करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो आर्थिक वृद्धि होगी। दूसरी चीज, व्यापार के क्षेत्र में ये ध्यान देगा, है ना, तो एग्रीकल्चर और व्यापार इन दो क्षेत्रों में इसको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। और इन दो क्षेत्रों में अगर सुधार होगा तो आर्थिक वृद्धि अपने आप हो जाएगी। तो सबसे पहले इसने कृषि की ओर ध्यान दिया। कृषि की ओर ध्यान देने में इसने क्या किया, जितनी भी जागीर जमीन थी उनको सरकारी नियंत्रण में ले लिया, यानी खालसा नीति में कन्वर्ट करा लिया, और उस खालसा भूमि का इसने लगान वसूल करने का अधिकार देना चालू कर दिया। ठीक है, ऊंची बोली बोलने लगाने वाला क्या करेगा, एक बार में एक मुश्त पैसा दे देगा इसको, नवाब को, और वहां पर अपना टैक्स वसूलता रहेगा। साथ ही साथ इस मतलब इसी सिस्टम को मैंने कहा इजारा व्यवस्था कहते हैं। एक चीज इसने और किया, इसने किसानों को एडवांस पेमेंट करना चालू कर दिया। एडवांस पेमेंट मतलब जैसे आजकल हम ले लेते किसान क्रेडिट कार्ड चलता है कि आप पैसा ले लीजिए, आप कृषि करिए, और उसके बाद उपज बेचने के बाद आप उस पैसे को आप जमा कर दीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एडवांस जो मतलब पहले से ही एक ऋण व्यवस्था, एडवांस ऋण लगा दी, है ना, तो इसने क्या किया, एडवांस डेब्ट देना चालू किया किसानों को, ताकि अच्छा किसान को चूंकि अगर खेती करनी है तो उसके लिए उसको पैसा तो चाहिए ही होगा भाई, उसको बीज लाने हैं, है ना, कृषि के लिए अन्य जो भी आवश्यक चीजें वो सब लानी है, तो उसके लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो उसने किसानों को एडवांस में ऋण देना चालू किया, और इसी को कहा जाता है तकावी ऋण। इसी को क्या कहा गया, तकावी ऋण, यानी कि एग्रीकल्चर खेती करने के लिए दिया जाने वाला जो ऋण है वही क्या कहला रहा है, तकावी ऋण कहला रहा है। ठीक है, चलिए तो इसने किसको क्या किया, तकावी ऋण किया। इन सभी चीजों से क्या हुआ कि इसके राज्य की जो एग्रीकल्चर कृषि है उसमें वृद्धि, उसमें सुधार हुआ। किसानों के पास भी पैसा तो ज्यादा से ज्यादा अब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इससे क्या होगा कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो कृषि के लिहाज से और ज्यादा समृद्ध हो गया, प्रोडक्शन और होने लग गया। दूसरी तरफ हम देखें, कृषि की ओर उसने ध्यान दिया ही दिया, साथ ही इसने व्यापार की ओर भी ध्यान दिया। इसने व्यापारियों को संरक्षण देना चालू किया, व्यापारियों को भी ऋण देना चालू किया। भाई व्यापारी है, उसको मान लीजिए कोई व्यापार करना है, एक सामान यहाँ से खरीद के दूसरे पे बेचना है, तो यहाँ से उनको खरीदने के लिए ऋण दिया गया कि आप लीजिए सामान को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप खरीदिए और जाकर के आप बेचिए। ठीक है, उससे आप प्रॉफिट कमाइए बेचने के बाद, उसके बाद पैसे वापस कर दीजिए कुछ ब्याज के साथ। तो इसने व्यापार में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापारियों को भी ऋण देना चालू किया। ठीक, तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि इससे इससे बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई। ओके, अब एक इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान रखनी है। ये तो हो गया कृषि और व्यापार में इसने ग्रोथ जो डेवलपमेंट करने का प्रयास किया, और उसमें उसने क्या कर दिया है, इसमें क्या किया, इसने अपनी राजधानी का भी विस्तार किया। अभी तक राजधानी कहाँ थी, अभी तक राजधानी ढाका, राजधानी ढाका। इसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण, जो राजधानी है इस राजधानी का स्थानांतरण ढाका से खुमसुदाबाद कर दिया। राजधानी का स्थानांतरण ढाका से खुमसुदाबाद कर दिया, और ये खुमसुदाबाद ने इसका नाम बदल के कर दिया मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण कहां से कहां किया, ढाका से खुमसुदाबाद किया, और खुमसुदाबाद का नाम बदल के कर दिया मुर्शिदाबाद। इतनी चीजें हमको देखनी है मुर्शिद कुली खान, इतने में मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। बंगाल में किस नवाब ने तकावी ऋण स्टार्ट किया, मुर्शिद कुली खान। किसने इजारा व्यवस्था शुरू की, इजारा व्यवस्था मतलब है ऊंची बोली बोल लगाने वाले को लगान वसूल करने का अधिकार देना। ठीक है, इजारा व्यवस्था किसने चालू की, मुर्शिद कुली खान ने। ठीक, राजधानी का स्थान ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया, मुर्शिद कुली खान ने। तो मुर्शिदाबाद का पहला नाम क्या था, मुर्शिदाबाद। इतनी चीजें हम देख लेंगे मुर्शिद कुली खान में। अब अगला शासक डालिए सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, अच्छा मुर्शिद कुली खान का अगर मैं टेन्योर बताऊं तो मुर्शिद कुली खान का टेन्योर है,
ठीक है, जनरल क्या है 1717 से लेके 1727 तक मुर्शीद कुली खां नवाब रहा। अब मुर्शीद कुली खां की 1727 में हो जाएगी मृत्यु, और इसकी मृत्यु होने के साथ ही इसका दामाद जिसका नाम शुजाउद्दीन वो बन जाएगा बंगाल का नवाब। ठीक है, तो आओगे आपको हम शुजाउद्दीन अपना शुजाउद्दीन कब से कब तक 1722 से 1729 ठीक है। अगर नाम बनता है सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक। ये सुजाउद्दीन है कौन? तो ये सुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खां का दामाद था। ठीक है, ये तो हमको ये याद रखना है सुजाउद्दीन कौन है, मुर्शीद कुली खां का दामाद है। दूसरा चीज इसके बारे में हमको याद रखनी है कि 1733 ईस्वी में इसको बिहार का सूबेदार बना दिया गया। 1733 ईस्वी में इस समय जो मुगल शासक है, मुगल शासक इस समय है मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, जिसको हम रंगीला बादशाह कहते हैं। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने इसको 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना दिया। 1717 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना, 1719 में उसको उड़ीसा की सूबेदारी मिली, और 1733 ईस्वी में इसी ये जो बंगाल का जो नवाब था उसी बंगाल के नवाब को बिहार का सूबेदार बना दिया गया। मतलब कि 1733 के बाद से अब जो भी व्यक्ति बंगाल का नवाब होगा, जो भी व्यक्ति बंगाल का नवाब होगा उसके अधीन बंगाल भी होगा, बिहार भी होगा और उड़ीसा भी होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति बंगाल का नवाब बनेगा उसके अंडर में अपने आप बिहार और उड़ीसा आ जाएंगे। क्लियर? तो 1733 ईस्वी में ये सब पॉइंट्स लिखते हुए तुरंत चलिए तक 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1733 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी भी दी थी। 1733 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी भी दे दी, और इसके साथ ही बंगाल का नवाब, और इसके साथ ही अब बंगाल का नवाब बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का नवाब बन गया। और इसके साथ ही अब बंगाल का नवाब बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का भी नवाब हो गया। ठीक है, इसके बारे में एक जवाब याद रखना है। 1733 में बन गया बिहार का नवाब, बिहार का भी सूबेदारी मिल गई। अब इसका जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा हो गया, बंगाल भी हो गया, उड़ीसा भी हो गया और बिहार भी हो गया। तीनों क्षेत्र अब नवाब के अंतर्गत आ गए। यानी कि क्षेत्र है वो बड़ा हो गया, और क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो प्रशासन करना है, उसमें भी काफी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। प्रशासन करने के लिए भी फिर एक बड़ी टीम चाहिए, एक कुछ और एक्स्ट्रा अधिकारी चाहिए। तो इसने 1739 में इसने एक व्यक्ति जिसका नाम है अली वर्दी खां, 1739 ईस्वी में इसने अली वर्दी खां को, जो कि प्रशासनिक रूप से बहुत बढ़िया था, कुशल प्रशासक था, तो इस अली वर्दी खां को 1739 में सुजाउद्दीन ने बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया। बंगाल का नायब सूबेदार 1739 में सुजाउद्दीन ने क्या किया, अली वर्दी खां को बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया। और किस लिए किया था? प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ज्यादा अधिकारी चाहिए, ज्यादा चीज चाहिए, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, अच्छा प्रशासक था। तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुजाउद्दीन ने अली वर्दी खां को बंगाल का नायब सूबेदार अपॉइंट कर दिया। और नायब सूबेदार के अंतर्गत होता था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, और यही रिपोर्ट करता था फिर नवाब को। ठीक, आगे आपके अली वर्दी खां 1739 में
वो किसी तरीके से वो इंटर पा गया है ना। अब ये धीरे धीरे ये भी अपनी शक्ति का विस्तार करना स्टार्ट करेगा। जैसे अलीवर्दी खान अपॉइंट करता है, कुछ दिन के बाद 1739 के अंत में ही 1739 में ही सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसने अलीवर्दी खान को अपॉइंट किया और 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाएगी। सुजाउद्दीन की मृत्यु होने के बाद 1739 में सुजाउद्दीन का पुत्र, जिसका नाम है सरफराज, सुजाउद्दीन की मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र, सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खान को बना दिया गया नवाब। ठीक है, 1739 में जो सरफराज खान है ये बन गया बंगाल का नवाब। लेकिन जो सरफराज खान है, इसका पिता तो अच्छा नवाब था, ठीक है, कुशल नवाब था, लेकिन ये जो है इसमें कोई ऐसे गुण थे नहीं, है ना, नवाब होने वाले कोई गुण थे नहीं। फिर सरफराज खान ये अयोग्य नवाब था, क्या था, ये अयोग्य नवाब था, बल्कि इसके जो पिता थे वो भी काफी योग्य थे, कुशल थे, लेकिन ये अयोग्य नवाब सिद्ध हुआ। तो जब इसकी अयोग्यता को जब अलीवर्दी खान ने देखा, तो इसकी अयोग्यता का लाभ उठाते हुए अलीवर्दी खान ने इसके खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया, है ना। और अलीवर्दी खान क्या कर रहा है, इसको इसके पद से हटा करके स्वयं अपने आप को नवाब के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो 1739 में ये बना नवाब। 1740 ईस्वी में ही अगले साल ही अलीवर्दी खान और सरफराज, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध को कहते हैं गिरिजा का युद्ध। इस युद्ध को याद रखना है। 1739 ईस्वी में 39 में एक शासक बना, अयोग्य शासक था। इसकी अयोग्यता को देखते हुए अलीवर्दी खान ने सोचा कि इसको सरफराज खान को हटा करके मैं नवाब बन जाता हूँ। तो 1740 ईस्वी में अगले साल अलीवर्दी खान ने सरफराज खान के साथ युद्ध किया, जिसको कहते हैं गिरिजा का युद्ध। और इस युद्ध में सरफराज पराजित होता है। इस युद्ध में सरफराज हुआ पराजित और सरफराज की हत्या। ठीक है, सरफराज पराजित हो जाता है और अलीवर्दी खान के द्वारा सरफराज की हत्या करा दी जाती है। और अब नवाब कौन बन जाएगा, अब नवाब बन जाएगा अलीवर्दी खान। ठीक है, तो आइए देखते हैं अलीवर्दी खान। गिरिजा रखना है, इससे देखिए क्वेश्चन बनेगा कि अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो गिरिजा में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए अलीवर्दी खान। तीन हो गए, मुर्शीद हो गया, सलाउद्दीन हो गया, सरफराज हो गया। देखिए अलीवर्दी खान। ये 1740 से लेकर 1756 तक, 1740 से लेकर 1756 तक। देखिए अलीवर्दी खान भी एक योग्य प्रशासक है ना, एक योग्य नवाब, शक्तिशाली नवाब है। इसी वजह से अभी तक जो ब्रिटिश है वो बंगाल की ओर नजर उठा करके नहीं देख रहा है। देखिए समझ लीजिए 1756 और इसके ही जस्ट अगले साल 1757 में हम देखेंगे प्लासी का युद्ध होगा। तो जब तक अलीवर्दी खान है तब तक ब्रिटिश भी देख रहे हैं कि योग्य प्रशासक है, एक योग्य नवाब है गद्दी पर, और अभी तक ब्रिटिश इस ओर नजर उठाकर देख नहीं रहे हैं। लेकिन अलीवर्दी खान के मृत्यु होते ही और इसका जो नाती है सिराजुद्दौला, वो गद्दी पर बैठेगा कि तुरंत ही जो ब्रिटिश है वो बंगाल पर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, बंगाल के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। ओके, एक तो ये भी कारण रहा कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद फिर वो सिराजुद्दौला इतना योग्य शासक था नहीं, एक कारण तो ये भी था। दूसरा कारण ये भी था कि अभी अभी जो ब्रिटिश है वो 1754 में, है ना, 1754 में वो सेकेंड कर्नाटक वॉर को जीते हैं, तो स्थिति उनकी मजबूत हो चुकी है। और 1755 में ये एक संधि कर लेते हैं, है ना, ये पौंडीचेरी की संधि कर लेंगे और ब्रिटिश फ्रांसीसियों के साथ पौंडीचेरी की संधि कर लेंगे, और इससे ब्रिटिश की जो स्थिति है वो मजबूत रहेगी और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो 1755 में ये अभी पौंडीचेरी की संधि कर चुके हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है, फ्रांसीसियों को ये हरा चुके हैं, और उसी कॉन्फिडेंस का ही नतीजा था 1757 का जो प्लासी का युद्ध है। क्लियर? तो हम देखते हैं अलीवर्दी खान के बारे में। तो देखिए अलीवर्दी खान चूंकि जब नवाब बना तो नवाब बनने के उसके आधार थे वो बड़े अनुचित थे। अनुचित आधार कैसे? इसने सरफराज खान को युद्ध में हराया और युद्ध में हरा करके उसकी हत्या कर दी।
तो इसका ये जो नवाब बना वो बड़े ही गलत तरीके से बना, और जब गलत तरीके से बना तो अब इसको मुगल शासक से, अभी तक चूंकि जो बंगाल है वो भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं घोषित किया है बंगाल ने, अभी भी बंगाल के जो शासक है, चाहे वो मुस्लिम कुली खां हो, चाहे सुजाउद्दीन हो, चाहे सरफराज हो, ये अभी भी मुगल शासक, मुगल अंपायर को अपनी तरफ से टैक्स भेज रहे हैं, है ना, यानी कि अपने आप को मुगल शासन के ही अधीन मान रहे हैं, स्वतंत्र नहीं है ये। तो इसलिए नवाब के पद की जो एक, मैं कहता हूँ कि नवाब के पद की जो मान्यता है वो अभी मुगल शासक ही दे रहा है। ठीक है, नवाब के पद की मान्यता कौन दे रहा है? मुगल शासक दे रहा है। तो अलीवर्दी खां जब 1740 में नवाब बनेगा, तो चूंकि नवाब बनने के जो इसके आधार थे बड़े ही अनुचित तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से नवाब की गद्दी पर बैठा था, तो इसलिए ये नवाब के पद की मान्यता किससे प्राप्त करना है इसको? मुगल शासक से। तो ये क्या करेगा? ये मुगल शासक को घूस देगा, मुगल शासक को घूस मिलेगा, और मुगल शासक को घूस दे करके ये अपने अपने लिए नवाब पद की मान्यता प्राप्त कर लेता है, इसे मुगल शासक से। ठीक है, तो अलीवर्दी खां मुगल शासक को घूस बेच करके और नवाब पद की मान्यता प्राप्त कर लेगा। शासक ने भी इसको नवाब पद की मान्यता दे दी। ठीक है, और इस समय मुगल शासक है कौन? तो मुगल शासक वही मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह। तो इसने मोहम्मद शाह को घूस भेज करके नवाब पद की मान्यता प्राप्त कर ली, शासक ने भी उसको नवाब पद की मान्यता दे दी। अब नवाब बनने के, क्योंकि नवाब बन गया ना, अब नवाब बनने के कुछ ही समय बाद ये मुगल शासक को जो टैक्स भेज रहा था, जो कर भेज रहा था, जो बंगाल का नवाब हर साल कर भेजता था, तो ये कर भेजना बंद कर देता। नवाब बन गया, नवाब बनने के बाद ये मुगल शासक को कर ही भेजना बंद कर देगा, और कुछ ही समय बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। ये कहेगा हम मुगल अम्पायर के अंतर्गत हैं, हम क्या हैं? हमें स्वतंत्र। ठीक, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये पॉइंट, कि पहला बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां है जिसने अपने आप को मुगल अंपायर से स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, और अब बंगाल क्या हो गया? बंगाल अब एक स्वतंत्र डायनेस्टी हो गई। ठीक है, स्वतंत्र प्रांत हो गया। अभी तक तो ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है, ब्रिटिश के अंतर्गत ही काम कर रहा है। तो इसमें लिखिए जरा, दो चार पॉइंट लिख लेते हैं। अलीवर्दी खां, देखिए अलीवर्दी खां ने चूंकि, देखिए अलीवर्दी खां ने चूंकि गलत तरीके से, अलीवर्दी खां ने चूंकि गलत तरीके से नवाब का पद प्राप्त किया था, अलीवर्दी खां ने चूंकि गलत तरीके से नवाब का पद प्राप्त किया था, इसलिए इसलिए उसने मुगल बादशाह, इसलिए उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को, इसलिए उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को घूस भेजकर, इसलिए उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को घूस भेजकर उससे नवाब पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। इसलिए उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को घूस भेजकर उससे नवाब पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली, उससे नवाब के पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली। आगे देखिए, फिर स्टॉप ला करके सत्ता प्राप्त करने के, सत्ता प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही, सत्ता प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही उसने अपने आप को, सत्ता प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही उसने अपने आप को, अपने आप को मुगल बादशाह से, सत्ता प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही उसने अपने आप को मुगल बादशाह से स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुछ समय बाद इसने अपने आप को मुगल बादशाह से स्वतंत्र घोषित कर लिया, और और प्रतिवर्ष भेजी जाने वाली, और प्रतिवर्ष भेजे जाने वाली कर की राशि, और प्रतिवर्ष भेजी जाने वाली कर की राशि को भी बंद कर दिया, और प्रतिवर्ष भेजी जाने वाली कर की राशि को भी बंद कर दिया। लिखे अलीवर्दी खां ने
अलीवर्दी खान ने कृषि एवं व्यापार, अलीवर्दी खान ने कृषि एवं व्यापार पर भी अत्यधिक ध्यान दिया। अलीवर्दी खान ने कृषि एवं व्यापार पर भी अत्यधिक ध्यान दिया। इस कारण बंगाल इस कारण बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। इस कारण बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। इस कारण बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। ठीक है, आगे लिखिए इसमें और शामिल आगे देखिए अलीवर्दी खान ने अपने यहाँ अलीवर्दी खान ने अपने यहाँ यूरोपियों को व्यापार करने की अनुमति दी। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को कहा कि भाई आप टैक्स देते जाइए और बंगाल बिहार उड़ीसा में आप व्यापार करते जाइए। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने अपने यहाँ यूरोपियों को व्यापार करने की अनुमति दी। अपने यहाँ यूरोपियों को व्यापार करने की अनुमति दी तथा इसने व्यापारियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से इसका कहना था कि यूरोपीय जो है ऐसे मधुमक्खी के तरीके हैं कि अगर इनको अपना छोड़िए तो शायद देंगे, यानी कि आपको बहुत सारा आपको लाभ देंगे। ठीक है, ठीक, तो अगर आप ना छेड़िए तो ये आपको शहद देंगे, यानी बहुत सारा आपको लाभ देंगे, और अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये फिर आपको काट काट करके आपको मार देंगे, है ना। यानी कि इन्होंने कहा कि इनकी जो नीति थी ब्रिटिश की यही थी कि आप अगर आप इनको सुविधाएं देते रहिए, व्यापारिक छूट देते रहिए, तो आप यहाँ बढ़िया से ट्रेड करेंगे, जो भी उससे प्रॉफिट होगा आपको भी टैक्स देते जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने रोक टोक लगाई, इनको व्यापार करने की मनाही की, ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो फिर ये क्या करेंगे, आपके ऊपर मोर्चा खोल देंगे। ठीक है, जो हो सकता है आपके साथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए इसने क्या कहा कि व्यापारी मधुमक्खी छत्ते के तरीके हैं, अगर आप इनको न छेड़िए तो ये आपको शहद देंगे, और अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये आपको काट काट के आपको मार देंगे। ठीक है, ओके, तो अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी और इनकी तुलना मधुमक्खी की छत्ते से। ठीक है, अच्छा, इसके ही समय में जो मराठे हैं, मराठे इसके समय में बहुत आक्रमण कर रहे हैं, और इस समय अगर हम देखें तो मराठा पेशवा है बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव ने 1753 के समय में 1751-53 इस समय बंगाल पर बहुत बार इन्वेट किया, बंगाल पर बहुत बार आक्रमण किया। तो मराठों के इस आक्रमण से परेशान होकर के अलीवर्दी खान ने क्या किया कि इनको जो है उड़ीसा का क्षेत्र भी मराठा को दे दिया। ठीक है, भाई मराठे बार बार क्या कर रहे हैं, बंगाल पर आक्रमण कर रहे हैं, बंगाल पर आक्रमण करके वहां से लूटपाट कर रहे हैं। तो 51 में भी कर दिए, 53 में भी कर दिए। तो 53 में अलीवर्दी खान मराठों के आक्रमण से त्रस्त आ गया, परेशान आ गया, और परेशान आकर के इसने मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया, कह दिया कि आप उड़ीसा का क्षेत्र रखिए, लेकिन अब आप बार बार आप आक्रमण मत करिए। ठीक है, साथ ही साथ इसने क्या किया कि बंगाल और बिहार के राजस्व से 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में भी देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इस चीज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ध्यान रखना है। एक चीज में क्या किया अलीवर्दी खान ने मराठों से पासा, देखिए इस समय मराठे बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, है ना, चाहे वो बाजीराव प्रथम हो, बालाजी बाजीराव हो, इन दो पेशवाओं के समय में जो मराठा अंपायर है बहुत शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, और अब ये सब कहने लग गए थे या फिर ये दिखने लग गया था कि मुगल अंपायर के बाद अगर भारत में कोई दूसरी शक्ति शासन करेगी, पूरे भारत का अगर शासक बनेगी तो मराठे हैं। ठीक है, यूरोपियों में एक तो ब्रिटिश थे दावेदार भारत के शासक बनने के, और इंडियंस में देखें, भारतीय शासकों में देखें तो मराठे थे। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव के समय में मराठों ने अपने क्षेत्र का बहुत विस्तार किया, जो भी युद्ध जीत रहे थे मोस्टली सब युद्ध जीते, लोग जो भी लड़ रहे थे मोस्टली सभी युद्ध जीते। और देखिए अलीवर्दी खान अपने आप में काफी शक्तिशाली है, काफी मजबूत है कि ब्रिटिश इसके ऊपर अभी आंख उठा करके नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर मराठे क्या कर रहे हैं, मराठे बंगाल में जा करके बार बार लूट कर रहे हैं, और इनसे परेशान होकर के मराठों से परेशान होकर के अलीवर्दी खान ने 1753 के समय में ही इनको उड़ीसा दे दिया। मराठों को अलीवर्दी खान ने मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र दे दिया, नहीं आप उड़ीसा पकड़िए। ठीक है, अब बस अब बंगाल जब आप आक्रमण मत करिए, और सारे का बिहार और
बंगाल से जो भी राजस्व प्राप्त हो रहा था, बंगाल और बिहार के राजस्व से 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए वार्षिक देना भी तय कर लिए। कि हम आप बंगाल से आक्रमण करिए, बिहार और बंगाल से जो भी हम राजस्व प्राप्त करेंगे, उस राजस्व से हम 12 लाख रुपए आपको वार्षिक चौथ के रूप में देंगे। चौथ चौथ ये दिखाता है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर पहले कभी हमारे पूर्वजों का शासन था, है ना। तो ये मराठी क्या कहते हैं, चाहे चौथ मांगते थे। चौथ का मतलब यही है कि इस क्षेत्र पर पहले कभी हमारा डोमिनेंस हुआ करता था, इसलिए हमें उसके एवज में कुछ न कुछ आप हमको दीजिए। तो ये है चौथ। ठीक है, तो अली वर्दी खान ने उड़ीसा दे दिया मराठों को, और बंगाल और बिहार की जो दीवानी, जो राजस्व, उससे 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में मराठों को देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, 1756 में अब मृत्यु हो जाएगी अली वर्दी खान की, और अली वर्दी खान की मृत्यु होते ही अब बिहार का जो स्वर्णिम युग है, बिहार का जो डेवलपमेंट है ना, ये जो आर्थिक समृद्धि है, ये अब डिक्लाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो नवाब है, नवाबों के हाथों से निकलने लगे। ठीक है, और ब्रिटिश हाथ हो जाने लगे। तो 1756 में मृत्यु हो जाएगी अली वर्दी खान की, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। और अगला नवाब, अली वर्दी खान का, अली वर्दी खान के पुत्री का पुत्र, और अगला नवाब अली वर्दी खान के पुत्री का पुत्र, ये सदा थी सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला अगला नाम कौन है? अगला नाम है सिराजुद्दौला। अगला नाम है सिराजुद्दौला। ठीक है, 1756 में ये बनेगा नवाब, और अगले साल 1757 में इसकी फांसी के लिए ये हार जाएगा और इसकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अली वर्दी खान के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। अच्छा, ये अली वर्दी खान हाथों चला है ना, लेकिन ये बहुत जल्दी, मतलब डिसीजन बहुत जल्दी लेता था। अब अच्छा, क्योंकि अभी एज भी इसकी बहुत ज्यादा है, इसको बहुत ज्यादा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है, तो थोड़ा सा अनुभव की कमी थी इसके अंदर, थोड़ा सा टेम्परामेंट इसका बड़ा हाई रहता था, बहुत जल्दी ये मतलब बिना सोचे विचारे आके भविष्य को तुरंत डिसीजन लेता था। तो इस वजह से क्या है कि इसने जो भी डिसीजन जल्दबाजी में लिए, वो डिसीजन सब फेल माना गया, है ना। ये थोड़ा सा इसके साथ एक दिक्कत थी। बाकी साहसी था ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि योग्य नहीं था, योग्य भी था, लेकिन बस थोड़ा सा टेम्परामेंट इसका बड़ा हाई रहता था, और डिसीजन बहुत बिना सोचे समझे जल्दी डिसीजन लेता था, बिना उसके फ्यूचर जाने कि इसका क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, तो प्रभावों को नहीं ये ध्यान में रखता था, और यही इसके असफलता का कारण बन गया, है ना, इसके फेल होने का कारण बन गया। तो देखिए सिराजुद्दौला के बारे में, देखिए सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का नाती था। सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का नाती था। अभी देखिए, यह जब बंगाल का नवाब बना, यह जब बंगाल का नवाब बना, तो इसके, यह जब बंगाल का नवाब बना तो इसके कई मुद्दों को लेकर, यह जब बंगाल का नवाब बना तो इसके कई मुद्दों को लेकर ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश के साथ विवाद प्रारंभ हो गए। तो इसके कई मुद्दों को लेकर ब्रिटिश के साथ विवाद प्रारंभ हो गए। ठीक है, क्या लिखना आपको, यह जब बंगाल का नवाब बना तो कई मुद्दों को लेकर इसके ब्रिटिश के साथ विवाद प्रारंभ हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या विवाद क्या क्या थे। ठीक है, किस किस मुद्दों को लेकर विवाद प्रारंभ हुए, पहला पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट लिखे, सिराजुद्दौला का आरोप था कि, सिराजुद्दौला का आरोप था कि नवाब का पद प्राप्त करते समय, सिराजुद्दौला का आरोप था कि नवाब का पद प्राप्त करते समय ब्रिटिश ने, नवाब का पद प्राप्त करते समय ब्रिटिश ने परंपरा का उल्लंघन किया है। नवाब का पद प्राप्त करते समय ब्रिटिश ने परंपरा का उल्लंघन किया है। मतलब परंपरा का उल्लंघन कैसे, इस समय ये था कि जो भी व्यक्ति नवाब बनेगा, है ना, नवाब की गद्दी पर जो भी बैठेगा, तो उसके ये जो इसका ये करोनेशन होना है ना, जब ये नवाब बन रहा है,
तो है ना, लास्ट ईयर जिसे हम कहते हैं। तो इस समय जो भी ब्रिटिश हैं या फिर जो भी आसपास के जो भी लोग हैं, वो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए इसके पास आएंगे। ठीक, तो अभी तक ब्रिटिश भी क्या कर रहे थे कि जो भी नवाब बनता था तो उसके यहाँ अपना सम्मान प्रकट करने जरूर पहुंचते थे, है ना, मतलब गिफ्ट लेकर के, फूल लेकर के, बधाई लेकर के पहुंचते थे। लेकिन अब जब सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठे तो ब्रिटिश आए ही नहीं, है ना, ना खुद आए और ना ही इसके लिए बुके वगैरह भेजे, है ना, फूल वगैरह मिठाइयाँ कुछ भेजी कि आप नवाब की गद्दी पर बैठ गए हैं, है ना, इसको बधाई संदेश देते। तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये बात लगी नवाब को बुरा, सिराजुद्दौला को बुरी लग गई कि भाई अभी तक तो जो भी नवाब बन रहा है उसके पास आप जो है घर बन के आप फूल लेके आ रहे हैं और बधाई का बिल्कुल वो लगाए लगाए हुए हैं, बधाई दे रहे हैं, और मैं नवाब बना तो आप मेरे यहाँ कोई आया भी नहीं झांकने। तो ये विरोध एक थोड़ा सा ईगो, है ना, ईगो की प्रॉब्लम हो गई कि मैं नवाब बन रहा हूँ और कोई आ नहीं रहा है। दूसरा कारण लिखे, एक तो ये हो गया विवाद का कारण। दूसरा कारण लिखे, ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने नवाब को ब्रिटिश ने नवाब को कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण करने से मना कर दिया। ब्रिटिश ने नवाब को कासिम बाजार की फैक्ट्री का ब्रिटिश ने नवाब को कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण करने से मना कर दिया। कासिम बाजार ये तो आ तो रहा है नवाब के अंतर्गत, तो नवाब की तो संप्रभुता है कि अपने क्षेत्र में जाकर के वो निरीक्षण कर सकता है कि ब्रिटिश अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। तो ये जब कासिम बाजार वाले क्षेत्र में गया कि हम कासिम बाजार गया और ब्रिटिश की जो फैक्ट्री थी, जो गोडाउन था, उसका निरीक्षण करने गया कि जरा देखे भाई कि आप क्या क्या सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे भाई, तो उसकी तो सॉवरेंटी है ना, संप्रभुता है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इसको उस कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण करने से ही रोक दिया ताकि आप नहीं जा सकते। ठीक, ये भी इसको बुरी बात लगी कि भाई आप मेरे ही क्षेत्र में मुझे को नहीं अपने फैक्ट्री के अंदर आने दे रहे हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए, सिराज का सिराज का आरोप था कि सिराज का आरोप था कि सिराज का आरोप था कि ब्रिटिश सिराज का आरोप था कि ब्रिटिश नवाब के विरोधियों को संरक्षण दे रहे हैं। सिराज का आरोप था कि ब्रिटिश नवाब के विरोधियों को अपने यहां संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो सिराज ने भी कहा कि भाई हमारे जो भी विरोधी हैं उसको आप संरक्षण दे रहे हैं, ये जो एक तरीके से गद्दारी कर रहे हैं, रहा हमारे यहाँ रहे हैं, ट्रेडर हमारे यहाँ कर रहे हैं, और हमारे जो विरोधी हैं उनको भी संरक्षण दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया विरोध का कारण। चौथा कारण लिखिए, जो कि एक तात्कालिक कारण बन गया। चौथा कारण लिखिए, देखिए सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश को कहा कि आप फैक्ट्री तो बनाइए, ठीक है, फैक्ट्री बनाने की तो अनुमति मिल गई, ब्रिटिश को फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल गई, गोडाउन बनाने की, लेकिन नवाब ने कहा था कि आप उसका फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी नहीं करेंगे। ठीक है, तो नवाब ने ब्रिटिश को अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने से मना किया हुआ था, लेकिन अचानक से एक दिन उसको सूचना मिली कि ब्रिटिश अपनी कलकत्ता की जो फैक्ट्री है फोर्ट विलियम, बहुत महत्वपूर्ण की फैक्ट्री थी फोर्ट विलियम, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत रंग का एक गढ़ था। तो इसको अचानक राज में न्यूज मिली कि ब्रिटिश अपनी फोर्ट विलियम की फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, यानी किलेबंदी कर रहे हैं। और ये सूचना जैसे ही नवाब को लगी, मैंने आपको बताया कि नवाब बहुत ही मतलब जल्दी एक्शन लेता था, है ना, टेम्परामेंट बड़ा इसको हाई रहता था। जैसे ही इसको पता चली कि बिल्कुल आग बबूला हो गया कि ये तो बिल्कुल घोर मेरा अपमान है, मैंने मना भी किया है कि नहीं आपको फोर्टिफिकेशन करना, किलेबंदी नहीं करना, और फिर भी आप किलेबंदी कर रहे हैं। तो ये न्यूज मिलते ही, है ना, चौथा जो कारण है, चौथा कारण पहले लिखिए, पहले चौथा कारण लिखिए। चौथा कारण लिखिए, सिराजुद्दौला के मना करने पर भी सिराजुद्दौला के मना करने पर भी अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के मना करने पर भी अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ कर दी गई। सिराजुद्दौला द्वारा मना करने पर भी अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ कर दी गई। अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, तो सिराज ने मना भी किया था कि अब किलेबंदी नहीं करना, मना करने के बावजूद इन्होंने क्या किया, इसका फोर्टिफिकेशन करना या किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। और इससे राज हो गया आग बबूला, और ये तुरंत अपनी सेना लेकर के
फोर्ट विलियम पहुंच गया। और फोर्ट विलियम जब पहुंचा तो वहां पर जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे जो भी थे वो सबको उठाकर फोर्ट विलियम के बाहर कर दिया और फोर्ट विलियम पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। ठीक है, ठीक। तो सूचना मिलते ही अपनी सेना लेकर के फोर्ट विलियम गया, वहां से सारे अंग्रेजों को बाहर कर दिया, फोर्ट विलियम पर अपना कंट्रोल कर लिया, पूरे कलकत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अंग्रेजों को कर दिया गया बाहर, खदेड़ दिया गया। तो ऐसा करिए पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखिए, उपरोक्त कारणों को आधार बनाकर उपरोक्त कारणों को आधार बनाकर उपरोक्त कारणों को आधार बनाकर सिराजुद्दौला ने उपरोक्त कारणों को आधार बनाकर सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को उपरोक्त कारणों को आधार बनाकर सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उपरोक्त कारणों को आधार बनाकर सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद उसने और इसके बाद उसने कंपनी को और इसके बाद उसने कंपनी को बंगाल के व्यापार से बाहर कर दिया। और इसके बाद उसने कंपनी को बंगाल के व्यापार से बाहर कर दिया। और उसके बाद उसने कंपनी को बंगाल के व्यापार से बाहर कर दिया। ठीक है, फिर स्टॉप लाइन लिखिए, फिर स्टॉप करके फिर स्टॉप लगा लिखिए। लिखिए, इसी समय की एक घटना काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है। इसी समय की एक घटना काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है, जो कि इसी समय की एक घटना काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है, जिसमें जिसके हाँ जिसमें इसी समय की एक घटना काल कोठरी घटना के नाम से जानी जाती है, जिसमें नवाब ने देखिए घटना का लीजिए क्या है। 15 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर कंट्रोल स्थापित किया। तो कहा जाता है कि इसी समय नवाब ने क्या किया कि भाई बाकी सब तो जो ब्रिटिश थे वो बहुत सारे भाग गए और भाग करके फुल्टा द्वीप पहुंच गए। ठीक है, और फिर वो अपना हेल्प पाने का इंतजार करने लग गए। ठीक, तो फुल्टा द्वीप एक आइलैंड है, बंगाल के ही तरफ पर एक आइलैंड है फुल्टा द्वीप, तो उस पर सब जाकर विश्राम लीजिए। लेकिन कहा जाता है कि 146 ब्रिटिश नागरिकों को, ब्रिटिश लोगों को जो फोर्ट विलियम में थे उसको सिराज ने लेकर के कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, बाकी मुफ्ती लोग भाग गए लेकिन 146 लोग बचे, इसमें महिलाएं थी, आदमी थे, बच्चे थे। तो 146 लोगों को, ब्रिटिश को नवाब ने एक वही फोर्ट विलियम के एक कमरे में बंद करा दिया। कहा गया कमरा का साइज बहुत छोटा था और जब उसमें बंद करा दिया गया, और ये बंद कब कराया गया 20 जून बंद कराया गया 20 जून 15 जून को इसने अपूर्ण किया फोर्ट विलियम, और 20 जून को इसने कह दिया कि 146 ब्रिटिश को फोर्ट विलियम के एक कमरे में बंद करा दिया गया। और इस कमरे को खोला गया जाके 23 जून को, खोला गया 23 जून को। तो कहा जाता है कि 146 में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे। 130 जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनकी मृत्यु हो गई थी दम घुटने की वजह से। ठीक है, जून का एक समय समझे रहे, जून का समय, गर्मी का समय। दूसरी बात, बंगाल का क्षेत्र ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उमस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो और कमरे का साइज भी बहुत छोटा था, खिड़कियां वगैरह थी नहीं, वेंटिलेशन वगैरह कहा था, छोटा सा जो रोशनदान था बस, तो उसी से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ रहे थे, जो थोड़ा बहुत लोग जिंदा बचे इसी कारण से। तो कमरे का साइज छोटा था, 146 लोगों को जबरदस्ती ठूस दिया गया, तो उमस की वजह से, गर्मी की वजह से, है ना, सांस न ले पाने की वजह से, दम घुटने की वजह से 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई और बचे सिर्फ 23 लोग। ठीक, यही 23 में से कहा जाता है कि एक व्यक्ति था हॉलवेल, जो कि बाद में गवर्नर भी बनाया जाता है। तो ये जो हॉलवेल है ये इस घटना में शामिल है ना, और ये हॉलवेल को कहा जाता है काल कोठरी की घटना का प्रत्यक्षदर्शी।
काल कोठरी घटना का प्रत्यक्ष दर्द, इसीलिए क्या जा करके लोगों को बढ़ा चढ़ा करके बातें बताई। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऑलवेज ने ये सब बातें मनगढ़ंत बातें बताई, ये सब इसका जो है एक चारित्रिक हनन करने के लिए। भाई अब खालिद सिराजुद्दौला इतना बड़ा शासक है, तो अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से भिड़ना है ना, जो कि आपसे बहुत मजबूत है, सबसे पहले क्या करिए, उसका चारित्रिक हनन करिए। तो कहा जाता है कि चूंकि सिराज डायरेक्ट तो नवाब से ये भी भाई कोई कारण भी तो होना चाहिए ना डायरेक्ट भिड़ने का, तो कहा जाता है कि ये चूंकि इनने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, किसने, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, तो अब ये इसका एक तरीके से चारित्रिक हनन करना चाह रहे हैं, ताकि जो सभी लोग हैं या पूरा जो यूरोपीय समुदाय है, उनके दिमाग में ये इमेज बैठ जाए कि हाँ सिराजुद्दौला बहुत आदमी था, है ना, बहुत गलत आदमी था, और ये जो ब्रिटिश ने जो इसके ऊपर किया, इसके ऊपर आक्रमण करके बहुत बढ़िया काम किया। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ये केवल कुछ नहीं, ब्रिटिश का एक चाल सोच विचार थी, और उस सिराजुद्दौला का चारित्रिक हनन करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ माहौल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन किताबों में कुछ ये भी लिखा हुआ है कि हॉलवेल ही इस कालकोठरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, ठीक, और उसने बढ़ा चढ़ा करके इस घटना को विस्तारित किया, को फैलाया। तो इसमें नवाब ने इसमें नवाब ने 20 जून 1756 को इसमें नवाब ने 20 जून 1756 को कालकोठरी घटना के बारे में लिखा रहा हूं। इसमें नवाब ने 20 जून 1756 को 146 ब्रिटिश नागरिकों को 20 जून 1756 को नवाब ने 146 ब्रिटिश नागरिकों को एक फोर्ट विलियम के एक छोटे कमरे में कैद करा दिया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के एक छोटे कमरे में कैद करा दिया, और जब 23 जून को कमरा खोला गया, और जब 23 जून को कमरा खोला गया, तो मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। और जब 23 जून को कमरा खोला गया, तो मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे। 23 लोग ही जिंदा बचे थे। फिर स्टॉप लगा के लिख लीजिए, फुल स्टॉप लगा के, हॉलवेल को काल कोठरी की घटना का प्रत्यक्षदर्शी कहा जाता है। हॉलवेल को काल कोठरी की घटना का प्रत्यक्षदर्शी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये घटना को विस्तारित की गई, इसका क्या हुआ, चारित्रिक हनन हुआ सिराजुद्दौला का, सभी लोग इसके विरोध में आ गए। ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स हो गए कि हाँ ये बहुत खराब है और इसको सजा मिलनी चाहिए। तो अब क्या किया जाएगा कि ब्रिटिश वापस से फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि बाकी जो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी वगैरह थे, वो सब भाग करके कहाँ पहुंच गए थे, फुल्टा, बाकी जितने अंग्रेज अधिकारी वगैरह यहाँ से निकल करके कलकत्ता से फुल्टा द्वीप चले गए थे, और फुल्टा द्वीप में वो अब अपने हेल्प की, अपनी मदद की का इंतजार कर रहे हैं। और मदद के लिए ब्रिटिश के द्वारा मद्रास से एडमिरल वाटसन और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। ठीक है, अभी लेकिन लॉर्ड क्लाइव भी गवर्नर नहीं है, लॉर्ड क्लाइव भी मैं कह दूं कि सेना में काफी अच्छे लेकिन स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि कर्नाटक के युद्ध में भी इसने क्लाइव ने काफी बढ़िया काम किया था, इसका इसको रिवॉर्ड मिला। और एक सामान्य एक सैनिक हुआ करता था, एक सामान्य सैनिक से सेना के ऊंचे पद पर उसको बैठा दिया गया, लॉर्ड क्लाइव। और यहाँ पर एक बार फिर से क्लाइव की जो चालाकी है उसकी आवश्यकता पड़ी, तो एडमिरल वाटसन और क्लाइव, इन दोनों को मद्रास से बंगाल भेजा गया, किसकी मदद करने के लिए, जो फुल्का द्वीप पे जो लोग बैठे हुए हैं, है ना, और चूंकि अब कंट्रोल स्थापित करना है वापस से बंगाल पर, वापस से कलकत्ता पर। सर वॉइस क्लियर है, क्या बताएं, ठीक, तो वापस से फोर्ट विलियम पर कंट्रोल स्थापित करना है, और इस वजह से अब मद्रास से एडमिरल वाटसन और क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी गई। सेनाई फुल्टा में भी जो लोग, जो सैनिक और जो अधिकारी हैं, वो भी साथ में मिले, और ये सब पहुंचते हैं वापस से कलकत्ता। और कलकत्ता जा करके अब ये क्या करेंगे कि कलकत्ता की घेराबंदी करेंगे। फाइनली कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा ब्रिटिश का। ठीक है, और हम देखेंगे कि यहाँ पर एक संधि होती है, किसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिश के बीच में।
ठीक है, ओके। तो पैराग्राफ चेंज करते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ब्रिटिश ने बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रिटिश ने बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ब्रिटिश ने बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मद्रास से ब्रिटिश ने अपनी बंगाल की अपनी स्थिति पुनः मजबूत करने के लिए मद्रास से एडमिरल वॉटसन और क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ने मद्रास से एडमिरल वॉटसन और क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी, नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी। फलस्वरूप 2 जनवरी 1757 को फलस्वरूप 2 जनवरी 1757 को फलस्वरूप 2 जनवरी 1757 को ब्रिटिश ने फलस्वरूप 2 जनवरी 1757 को ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 2 जनवरी 1757 को ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ब्रिटिश ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ने 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ने पुनीता, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे नेटवर्क थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि और लोगों को आवाज सही आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट एक्सेस तुम्हारा थोड़ा वीक है। लोकेश और आशीष, आप लोग आवाज सही आ रही है? ये लो, हाँ पुनीता, उन लोग आवाज सही आ रही है, नहीं तुम्हारे इंटरनेट में कोई दिक्कत है। ठीक है, पहले लिखिए। फलस्वरूप ब्रिटिश ने नवाब को 9 फरवरी 1757 को फलस्वरूप ब्रिटिश ने नवाब को इस तरीके से फलस्वरूप ब्रिटिश तथा नवाब के बीच 9 फरवरी 1757 को फलस्वरूप ब्रिटिश तथा नवाब के बीच 9 फरवरी 1757 को अलीपुर की संधि हुई। बहुत महत्वपूर्ण संधि है, और ये अलीपुर की संधि को ही मतलब इसका भी उल्लंघन को ही आधार बनाया गया प्लासी युद्ध का। ठीक है, फलस्वरूप 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश तथा नवाब के बीच अलीपुर की संधि हुई। ठीक है, संधि की शर्तें क्या थी वो भी लिख लीजिए, कहीं डालिए अलीपुर की संधि की शर्तें। संधि की शर्तें, पहला पॉइंट लिखिए। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश को 1717 के फरमान के अनुसार, 1717 में जो फरमान नहीं तो मैग्ना कार्टा में कुरुक्षेत्र के द्वारा ट्रेड करने का है ना, तो 1717 इस संधि के अनुसार ब्रिटिश को 1717 के फरमान के अनुसार बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिली।
1717 के फरमान के अनुसार ब्रिटिश को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिली। इससे पहले के शासक थे, इन लोगों ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया था कि आपको निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति नहीं मिलेगी, बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश को 1717 के फरमान के अनुसार बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिली। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब ब्रिटिश को 3 लाख रुपए खजाना देगा। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब ब्रिटिश को 3 लाख रुपए खजाना देगा। ठीक है, तो युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब ब्रिटिश को 3 लाख रुपए युद्ध खजाना देगा। अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, लिखिए, बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश तथा फ्रांस के मध्य संघर्ष के दौरान, पहले यही समय है जब कर्नाटक वॉर भी चल रहा है। अभी देखिए 1755 में सेकंड कर्नाटक वॉर खत्म हुआ है, तो थर्ड कर्नाटक वॉर भी स्टार्ट हुई। 1756 में थर्ड कर्नाटक वॉर भी चालू हो गया, 1756 से 63। तो यही समय है जब कर्नाटक वॉर भी चल रहा है। तो ब्रिटिश ने इस अलीपुर की संधि में ये भी एक संधि की शर्त डाल दी कि अगर बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य कोई संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में जो नवाब है वो ब्रिटिश को साथ देगा, है ना, ब्रिटिश को समर्थन करेगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश, तीसरा पॉइंट में लिखना है आपको, बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश तथा फ्रांस के मध्य संघर्ष के दौरान, बंगाल के क्षेत्र में ब्रिटिश तथा फ्रांस के मध्य संघर्ष के दौरान नवाब ब्रिटिश का समर्थन करेगा। नवाब ब्रिटिश का समर्थन करेगा। नवाब ब्रिटिश का समर्थन करेगा। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके हेड डाल लीजिए और पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिख लीजिए। ब्रिटिश ने कुछ समय बाद ही, ब्रिटिश, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ब्रिटिश ने कुछ समय बाद ही नवाब पर यह आरोप लगाया, ब्रिटिश ने कुछ समय बाद ही नवाब पर यह आरोप लगाया कि नवाब, ब्रिटिश कुछ समय बाद ही नवाब पर यह आरोप लगाया नवाब अलीपुर की संधि का उल्लंघन कर रहा है, कि नवाब अलीपुर की संधि का उल्लंघन कर रहा है और संधि का उल्लंघन ही, और इस संधि का उल्लंघन ही प्लासी के युद्ध का भी आधार बना, और इस संधि के का उल्लंघन ही, या इस संधि के उल्लंघन का आरोप है। ठीक है, आरोप में लगाया गया था, इसे कोई ये नहीं कि इसमें कोई वास्तविकता थी, तो इसमें भी इतिहासकारों को मत भेजे। कुछ कहते हैं कि केवल एक क्या था, केवल एक अनुमान था ना, कि भाई अब लड़ना है तो कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो ने कहा कि देखो इसने जो अलीपुर संधि का उल्लंघन कर दिया है ना, इस वजह से हम इसके साथ युद्ध लड़ रहे हैं। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वाकई में जो नवाब है ये फ्रांसीसियों को सपोर्ट करने लग गया था, फ्रांसीसियों के साथ मिल करके ये ब्रिटिश से लड़ने का प्लान बना रहा था। तो अलग अलग इसमें मतभेद है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। तो सत्य ये है कि जो ब्रिटिश है इन्होंने अलीपुर की संधि का उल्लंघन का आरोप लगाया और वही आधार बन गया प्लासी के युद्ध का। ठीक, अब हमें डालिए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है, समय डालिए 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध, प्लासी 23 जून 1757। माना जाता है कि जो प्लासी युद्ध है, इस युद्ध ने ब्रिटिश को भारत में पैर रखने की अवसर दे दिया, है ना। प्लासी के युद्ध को माना जाता है, ब्रिटिश तो वैसे भारत में बहुत पहले से हैं, लेकिन अभी तक ये यूरोपियों के साथ लड़ रहे हैं, अभी तक मतलब बड़े शासक के साथ नहीं लड़े। पहला बड़ा शासक के साथ युद्ध कहाँ हो रहा है, प्लासी युद्ध। ठीक है, यानी अभी तक ब्रिटिश इतने बड़े दावेदार नहीं थे,
भारत में अपने मतलब एक शासन कायम करने के बहुत बड़े दावेदार नहीं थे। ठीक है, अभी ये केवल यूरोपीय कंपनियों के आपस में संघर्ष हो रहे हैं, छोटे छोटे शासकों से संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा संघर्ष नहीं लड़े। लेकिन जो प्लासी युद्ध है, पहला एक संघर्ष था जो कि बड़े शासन के साथ हुआ, इस बंगाल के शासन के साथ। और बंगाल का शासन मतलब बिहार उड़ीसा का। ठीक, तो कहा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध है, इसने ब्रिटिश को भारत में प्रवेश करने का अवसर दे दिया। ठीक है, भारत में अपने पैर एंटर करने का अवसर दे दिया। और इसके बाद अगला जो युद्ध होगा बक्सर का युद्ध। कहा जाता है कि इस बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश को भारत में स्थायी कर दिया। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध है, इसने ब्रिटिश को भारत में प्रवेश करने का अवसर दे दिया, यानी भारत में अपने पैर रखने के अवसर दे दिए। और बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश के भारत में पैर जमा दिए। ठीक है, इनको स्थायित्व दे दिया। ठीक है, प्लासी युद्ध के सबसे पहले लिखते हैं कारण। प्लासी युद्ध के कारण, पहला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश का आरोप। ब्रिटिश ने आरोप लगाया कि सिराज अलीपुर की संधि का उल्लंघन कर रहा है। ये तो कारण यह हो गया, ब्रिटिश ने आरोप लगाया कि सिराज अलीपुर की संधि का उल्लंघन कर रहा है, अलीपुर की संधि का उल्लंघन कर रहा है, संधि के जो शर्तें हैं उनको तोड़ रहा है। तो ब्रिटिश ने आरोप लगाया कि सिराज अलीपुर की संधि का उल्लंघन कर रहा है, फिर अलीपुर की संधियों को की जो शर्तें हैं उसको तोड़ रहा है। दूसरा पॉइंट लिखिए। अच्छा, क्योंकि ब्रिटिश तो केवल अनवर ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे हम सिराज के साथ लड़े, है ना, सिराज को कैसे हराएं। तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि सिराज भी बड़ा शासक है। ठीक है, बड़ी सेना है सिराज के पास, तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही। तो अब ब्रिटिश ने क्या किया कि इसके खिलाफ षड्यंत्र करना चालू किया। और उसने ब्रिटिश ने ये पता लगाना चालू किया कि कौन कौन इसके क्षेत्र में ऐसा है जो कि सिराज के अगेंस्ट जा सकता है ना, और हमसे आगे के मिल सकता है। तो इसने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिराज से खफा है। ठीक है, सिराज के खिलाफ षड्यंत्र करने में इनका साथ दे सकते हैं। तो इन्हें ऐसे लोगों को पहले ढूंढना चालू किया, और ऐसे लोगों में ही इनकी मौसी थी, घसीटी बेगम भी थी। ठीक है, इसका एक चचेरा भाई भी था, मुसरा भाई, वो भी शामिल था। ठीक, इसका एक जो सेनापति है मीर जाफर, वो भी ऐसे व्यक्ति में था जो कि सिराज के खिलाफ षड्यंत्र में इजली उसके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो सकता था, ब्रिटिश का साथ दे सकता था। ठीक, कुछ एक दो ऐसे व्यापारी थे, मालिक चंद, धुली चंद, ठीक है, राय दुर्लभ। तो कुछ ऐसे व्यापारी थे, कुछ बैंकर, यानी कुछ समय के वहाँ के बहुत रसूखदार लोग, ठीक है, पैसे वाले लोग, धनी साहूकार, सेठ वगैरह टाइप के। तो ऐसे जो लोग थे, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए पैसे तो चाहिए, तो ब्रिटिश ने उनको भी अपने साथ मिलाया। उनसे कहा कि तुम पैसा दो हमको युद्ध लड़ने में, और हम बंगाल में जब हम प्रशासन करना चालू कर देंगे, बंगाल हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे, तो हम तुमको बढ़िया से यहाँ व्यापारिक सुविधाएं देंगे, तो बढ़िया से हम तुमको ट्रेड करने के लिए जगह देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो बैंकर टाइप के थे, पैसे वाले थे, उनको भी अपने साथ शामिल कर लिया। और ऐसे लोगों को मिला करके ब्रिटिश ने एक ग्रुप बनाया, है ना, सिराज के खिलाफ क्या कर दिया, ग्रुप का निर्माण कर दिया। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश को यह विश्वास हो गया था कि लड़ना है। तो इन्हें जब लगा कि हाँ यार, कुछ ऐसे लोग हैं जिसके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं, तो फिर इन्हें जो है प्लासी के युद्ध के लिए प्लान करना चालू कर दिया। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश को यह विश्वास हो गया था कि सिराजुद्दौला के करीबी उसके खिलाफ षड्यंत्र में ब्रिटिश का समर्थन कर सकते हैं, ब्रिटिश का साथ दे सकते हैं। ब्रिटिश को यह विश्वास हो गया था कि सिराजुद्दौला के करीबी उसके खिलाफ षड्यंत्र में ब्रिटिश का साथ दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कारण। अब देखिए परिणाम में क्या हुआ। देखिए, मिल करके एक ग्रुप बनाया। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को दी गई कमान, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव एक वैसे भी कर्नाटक और जीत चुका है। इससे पहले भी संधि की जो अलीपुर की संधि हुई, या फिर मैं कहूँ कलकत्ता पर जो कंट्रोल किया, उसमें भी क्लाइव का ही दिमाग था। तो इस समय क्लाइव क्या है, बड़ा इसका दबाव क्लाइव का बन चुका था। क्लाइव को मानने लगे कि बहुत चालाक दिमाग का है। तो प्लासी के युद्ध को जीतने का भी दारोमदार दे दिया गया क्लाइव को, कहा गया कि तुमको ये युद्ध जिताना है। और क्लाइव का ही षड्यंत्र था, क्लाइव का ही दिमाग था कि पहले उसके खिलाफ के कुछ लोगों को, है ना, कुछ उसके ही करीबी, उनको अपने साथ शामिल करो और उसके खिलाफ षड्यंत्र करो। ठीक है, और इस तरीके से हम षड्यंत्र द्वारा जीतेंगे, क्योंकि सीधे सीधे हिम्मत पड़ नहीं रही थी। इनको दिख रहा था कि
नवाब के पास बहुत बड़ी सेना है। कहा जाता है कि ब्रिटिश इस युद्ध में ब्रिटिश के पास मात्र 20-25 हजार की सेना थी और नवाब के पास लगभग 1.25 लाख की सेना थी। तो सेना का इतना बड़ा गैप देख करके हिम्मत नहीं बढ़ रही थी इनकी, ठीक है, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र का सहारा लिया। तो क्लाइव ने ही क्या किया, क्लाइव ने ही वो सारे इसके जो करीबी हैं, इसके जो विरोधी हैं, इनको एक ग्रुप में बनाया है ना, एक ग्रुप बनाया उनका, और ग्रुप बना करके इसने एक प्लान चला, एक षड्यंत्र किया, इसने एक लेटर लिखवाया है ना, और उस लेटर को इसने, अच्छा लेटर तो खैर बाद में है, पहले थोड़ा सा आगे कहानी देखें। क्या हुआ कि अब युद्ध की घोषणा कर दी गई 23 जून 1757 को, और इस युद्ध में जो इसका जो मुख्य सेनापति है मीर जाफर, जब युद्ध की घोषणा हुई तो मीर जाफर इसी के अधीन बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, एक मीर बदाम भी था, मोहनलाल था, ये मीर जाफर था। तो मीर जाफर ही इसका मुख्य सेनापति था, बहुत बड़ी सेना इसके कंट्रोल में थी। तो जब युद्ध की घोषणा हुई तो मीर जाफर की जगह से हिला ही नहीं, मीर जाफर ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए कहा ही नहीं। तो अब इसको समझ में आ गया, सिराजुद्दौला को क्या मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, मेरा सेनापति उनके साथ चला गया, इसकी जो मौसी है वो भी अंग्रेजों के साथ दे रही है, इसको ये भी दिखा। साथ ही साथ कुछ मेरे जो मेरे आगे जो पैसे वाले लोग वो भी ब्रिटिश के साथ खड़े हैं, पैसा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो है भयभीत हो गया, क्या जो है मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और इसी बीच में अंग्रेजों ने एक और चाल चली, इन्होंने क्या किया, क्लाइव ने एक पत्र लिखवाया, और उस पत्र में सब यही सब चीजें मेंशन थी कि बहुत सारे जो सैनिक है, सेनापति है, वो अंग्रेजों के साथ मिल चुके हैं, है ना, इस तरह का पत्र लिखवा करके और जानबूझ के इसके सिराजुद्दौला के जो तंबू है उसके पास ही उसको डलवा दिया गया। वो पत्र मिला सिराजुद्दौला को, उसने पढ़ा और वो पढ़ करके उसको बिल्कुल ये हो गया कि यार मेरे बहुत सारे सैनिक मतलब मोस्टली सब ब्रिटिश के साथ चले गए हैं, और अगर मैं इस युद्ध में उतरा तो मुझे मार दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ जो सेनापति हैं, कुछ इसके जो विश्वास पात्र थे, उन्होंने अलीवर्दी खान से कहा कि ठीक है आप ऐसा करिए, आप यहाँ से आप निकल जाइए, हम यहाँ पर युद्ध का मोर्चा संभालते हैं। तो सिराजुद्दौला को प्रिय था ही कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया है, मैं युद्ध को उतरूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। तो वो वहां से अपनी राजधानी से वो बच जाता है, निकल जाता है, और निकल करके पहुंचता है मुंगेर के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ से बगल गाँव पहुंचा मुंगेर। यहाँ प्लासी के मैदान में इसके सेनापति मीर मदान मोहनलाल वगैरह वो संभालते हैं मोर्चा, लेकिन अंतिम वो मारे जाते हैं, मारे गए। उधर मीर जाफर का जो पुत्र है मीरन, मीर जाफर के पुत्र का क्या नाम है, मीरन, मीर जाफर का पुत्र है मीरन, वो मीरन पीछा करता है सिराजुद्दौला का और पटना के क्षेत्र में, ठीक है, और पटना के क्षेत्र में इसकी हत्या करा दी जाती है। ठीक, तो ये सॉरी जिस प्लासी के मैदान से सिराजुद्दौला स्किप करेगा और पटना की तरफ जाएगा, जहाँ नहीं पटना एक्चुअली में, ठीक है, पटना इसकी ससुराल थी सिराजुद्दौला की। तो प्लासी के मैदान से निकल करके जा रहा था पटना, लेकिन जैसे ही मुर्शिदाबाद क्रॉस करता है, मुर्शिदाबाद के पास यही इसकी जो राजधानी है, इस मुर्शिदाबाद के पास ही मीरन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, मीरन द्वारा इसकी हो जाती है, हत्या हो जाती है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध है ये रणनीतिक कुशलता से, यानी सैन्य कुशलता से न जीत करके षड्यंत्र के द्वारा जीता गया युद्ध है, ठीक है। तो परिणाम में आपको लिख देना है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला के करीबियों ने, इस युद्ध में सिराजुद्दौला के करीबियों ने सिराज के खिलाफ षड्यंत्र किया और अंग्रेजों के साथ दिया। इस युद्ध में सिराज के करीबियों ने सिराज के खिलाफ षड्यंत्र किया और अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। फलस्वरूप सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से निकलकर, फलस्वरूप सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से निकलकर पटना की ओर कूच किया, पटना की ओर निकला। फलस्वरूप सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से निकलकर पटना की ओर कूच किया, परंतु मुर्शिदाबाद के करीब मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा, सिराज की हत्या कर दी गई, आगे लिखिए, सिराज की हत्या कर दी गई, आगे लिखिए, मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा सिराज की हत्या कर दी गई।
आगे लिखिए, यह युद्ध सैन्य कुशलता से नहीं बल्कि विश्वासघात से जीता गया था। यह युद्ध सैन्य कुशलता से नहीं बल्कि विश्वासघात से जीता गया था। ठीक है, और मैं बता ही दिया कि जो प्लासी का युद्ध है इसने ब्रिटिश को अब भारत में भावी शासक बनने का मार्ग खोल दिया था, है ना, कि अब इस दौड़ में शामिल कर दिया था ब्रिटिश को भी कि अब मुगल के बाद ब्रिटिश भी भारत के शासक बन सकते हैं। ठीक है, तो इसने जो है ये मार्ग खोल दिया और बक्सर युद्ध ने इसको और ज्यादा क्या कर दिया, सशक्त कर दिया। ठीक है, इनको और ज्यादा एक शब्द प्रदान कर दिया। पैराग्राफ लिख करके एक लाइन लिख लीजिए, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। ठीक है, तो ये युद्ध सैनिक स्वतंत्रता से नहीं बल्कि जीता गया, विश्वासघात जीता गया है, और जो सिराजुद्दौला है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब है। तो इसके बाद ही अब हम देखेंगे कि मीर जाफर को बना दिया जाएगा नवाब, और मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली है। ठीक है, उसके बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम बन जाएगा, वो भी अंग्रेजों के द्वारा ही बैठाया गया है। ठीक, फिर बक्सर से हम देखेंगे, बक्सर के बाद फिर मीर जाफर बन जाएगा, और फिर उसके बाद मीर जाफर के कुछ और उत्तराधिकारी आएंगे, मुबारक अब्दुल्ला वगैरह। अब फिर हम देखेंगे कि अंत में जाकर के 1772-73 में आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, वो एक आदेश जारी करेगा, और 1775 में पूरा बंगाल अब नवाब के ही, मतलब जो पूरा बंगाल है वो सीधे सीधे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाएगा। यानी वहां से जो नवाब का पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा बंगाल से, और पूरा बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर जाएगा। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। आज हमने देख लिया, प्राथमिक युद्ध देख लिया। इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि सिराजुद्दौला ही बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मीर जाफर वगैरह को, मीर कासिम को देखेंगे, और बक्सर के जो देखेंगे, इलाहाबाद की संधि देखेंगे। ठीक है, इतनी चीजें कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे तुरंत मैसूर। ठीक है, मैसूर में हम लोग हैदर अली को देखेंगे और टीपू सुल्तान देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम लोग कि मैसूर तक हम लोग पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक चीज ये सुन लो, कल क्लास रहेगी तो ऑनलाइन, लेकिन अगर किसी को ऑफलाइन आना है तो वो सीधे इंस्टीट्यूट पे आ सकता है, कोचिंग पे। ठीक है, वहाँ पर मैं ऑफलाइन वहाँ से, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो वहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, तो ये एक सूचना है, जिसको ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है वो वहाँ आ सकता है, वहीं से, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा, तो वहीं पर आप लोग बैठ कर पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।